हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो कल पढ़े थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह पहली बार हुआ था कि कोई अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। निर्विरोध निर्वाचित हुआ था वह सुभाष चंद्र बोस ही थे। यहीं पर जो है राष्ट्रीय हरिपुरा अधिवेशन में ही राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था और उसका जो अध्यक्ष बनाया था उसको जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन हुआ। हरिपुरा गुजरात में है और पहली बार सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन का अध्यक्षता किए और निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। पहली बार कांग्रेस का कोई नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित हुआ तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया, चाहे सभापति बनाया, ये दोनों एक ही बात है। उसके बाद आइए वर्ष 1939। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ त्रिपुरी में। त्रिपुरी जबलपुर में है और जबलपुर जो है एमपी में है। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम फिर से जो है अपना नाम दिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद कृपलानी और वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की सहमति से पट्टाभी सीतारमैया का नाम को प्रस्तावित किया। पट्टाभी सीतारमैया का नाम को प्रस्तावित किया। इसलिए अब चुनाव जो है एक नेचुरल प्रोसेस हो गया। तो पट्टाभी सीतारमैया को वोट मिला 1377 और सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिला। अर्थात पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो पट्टाभी की हार को गांधी जी ने अपनी हार माना। अब यहां पर यह हुआ कि जब यह बात गांधी जी ने कह दिया कि पट्टाभी की हार या सीतारमैया की हार मेरी हार है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुल मिला के 15 मेंबर थे। उसमें से 13 ने इस्तीफा दे दिया। जब 13 ने इस्तीफा दे दिया तो अब गोविंद वल्लभ पंत थे। उन्होंने एक प्रस्ताव लाया। गोविंद वल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव में यह था कि CWC का गठन सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के परामर्श पर करे। यह कहा गया। गोविंद वल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव लाया कि गांधी जी के परामर्श पर सुभाष चंद्र बोस जो है CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन करे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस नानुकुर कर रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस नानुकुर इसलिए कर रहे थे कि उनका यह कहना था कि जो भावी नेतृत्व है वह खुद संभाले, गांधी जी संभाले। जो भावी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी संभाले और CWC में जो मेंबर हो वो वामपंथी विचारधारा का हो, नया विचारधारा का हो। बात को समझिएगा। कन्फ्लिक्ट का कारण क्या था कि गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्ताव लाया कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के परामर्श से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन करें। गांधी जी का कहना था कि नहीं सुभाष बाबू, आप खुद ही जब आप जीत गए हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन करें। ये गांधी जी का कहना था। तो सुभाष बाबू का कहना था कि क्योंकि यह 1939 में सिचुएशन यह था
कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। बस दो गुट थे, लेकिन एक तरफ तो सेकेंड वर्ल्ड वार का जो है सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम फायदा उठाएं। और फायदा कैसे उठाएं? तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वामपंथी लोगों को शामिल कर ले, अपने अपने तरह की विचारधारा के लोगों को शामिल कर ले, और नीति निर्माण का काम जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी करेगा, जो सुभाष बाबू के नेतृत्व अंदर में रहेगा, और नेतृत्व जो है इस पूरे भावी आंदोलन का वो गांधी जी करे। गांधी जी इसलिए तैयार नहीं हुए। अब गांधी जी तैयार नहीं हुए तो फिर आखिरकार डर हारकर, मतलब थक हारकर सुभाष बाबू को जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। और फिर 1939 में जो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष बने वो राजेंद्र प्रसाद बन गए, मनोनीत कर दिए गए। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। अब सुभाष बाबू ने क्या किया कि चूंकि बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, तो इनको यहां से इस्तीफा देना पड़ गया बाद में, क्योंकि इतना इनसे कांग्रेसी लोग दूर बनाने लगे। अंतिम में इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो एक तरह से कांग्रेस के अंदर ही संस्था थी, और इसमें वामपंथी विचारधारा को लेके काम करने की बात थी। यहां पर यह था एक चीज कि सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ है, और अभी इंग्लैंड जो है एक तरह से, मतलब इंग्लैंड जो है युद्ध कर रहा है और जर्मनी के खिलाफ और इटली के खिलाफ, तो भारत को जो चाहिए, चाहे यहाँ के गांधी जी और गांधी जी की तरह के नेता को, वो चाहते थे कि जर्मनी और इटली का उपयोग करें इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि इनका एक कहना था कि किसी की आवश्यकता, सुभाष बाबू की कथन था कि किसी की आवश्यकता हमारी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं अवसर है, किसी का आवश्यकता हमारा अवसर है। यह कथन उन्होंने लिया था इंग्लैंड से। इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए एक अवसर है। उसी प्रकार उन्होंने यह कहा कि अभी जो इंग्लैंड है जर्मनी और इटली के खिलाफ लड़ रहा है, तो अभी इंग्लैंड की हम आवश्यकता है, और यह मेरे लिए अवसर मिल गया है, तो इसका फायदा उठाए और जर्मनी इटली जैसे दुश्मन, अंग्रेज के दुश्मन से जाके मिलकर हम भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। लेकिन इस सब चीज के लिए गांधी जी और गांधी जी के नेतृत्व में जो नेता थे, अन्य नेता कांग्रेस के, वो तैयार नहीं हुए। फिर सुभाष बाबू का जो कहानी होगा वो मैं आपको अलग से डील कर दूंगा, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए कि देखिए ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जो कांग्रेस के जो नेता थे, सुभाष बाबू तो का साइडलाइन अलग था, उनका तो नीति अलग था कि अब जो हमें अवसर मिला है, हम जो है इंग्लैंड और जर्मनी और इटली का फायदा उठा के उसे सहमति लेके इंग्लैंड पर हमला कर दो, भारत को स्वतंत्र करा ले। ये इनका सुभाष बाबू का स्टैंड था। लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड था उसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1 सितंबर 1939 को यह हुआ था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और फिर 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन जो है युद्ध में आ गया, और फिर जो है ब्रिटेन को इंग्लैंड ने युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। जब युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया तो उस समय भारत में जो इंग्लैंड का अंग्रेज का भारत का जो वायसराय था वो लीन लिथगो था। लीन लिथगो ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कहा, चाहे भारत के अन्य पार्टियों से, कि आप लोग हमको समर्थन दीजिए सेकेंड वर्ल्ड वार में, क्योंकि हम जो है जर्मनी एक युद्धरत राष्ट्र है और हम पर हमला कर दिया है। तो भारत के कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि 2 शर्त रखा लीन लिथगो के सामने। पहली शर्त रखा कि युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, आप भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे और वह भारत के जो राजनीतिक संरचना पर विचार करेगा। पहला शर्त यह था कांग्रेस का कि युद्ध के बाद जो है एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत की भावी राजनीतिक संरचना पर विचार करेगा, और केंद्र में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और जो राष्ट्रवादी गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राष्ट्रवादी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी।
यह बात इन्होंने कहा। लिलिथको जो है इस चीज के लिए तैयार नहीं हुआ और लिलिथको ने भारत में आपातकाल भी लागू कर दिया, इमरजेंसी भी लागू कर दिया और भारत को युद्धरत राष्ट्र जो है 17 अक्टूबर 1939 को घोषित कर दिया। 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के खिलाफ जो है युद्ध में शामिल कर दिया। यह चीज था। इस समय अगर देखिएगा जो कांग्रेस का था, कांग्रेस का जो एटीट्यूड था जब ब्रिटेन ने इसको शामिल कर लिया तो कांग्रेस का कहना था कि हम इंग्लैंड को साथ देंगे लेकिन फांसीवाद और नाजीवाद को साथ नहीं देंगे। सॉरी, इंग्लैंड को हम साथ तभी देंगे जब वह हमको स्वतंत्र कर दे, भारत का कहना था। जब लिलिथको ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया तो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का यह कहना था कि अगर युद्ध के बदले भारत को स्वतंत्रता दे देते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन हम फांसीवाद और नाजीवाद का किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं करेंगे। और इंग्लैंड का समर्थन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो लड़ा जा रहा था लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर लड़ा जा रहा था, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर लड़ा जा रहा था। लेकिन भारत तो खुद एक लोकतांत्रिक स्वतंत्र नहीं था, भारत खुद एक लोकतांत्रिक स्वाधीनता नहीं था। तो यह किस बात के लिए जो है मतलब इस मुद्दे पर साथ देता ब्रिटेन को? ब्रिटेन ये विश्व भर में हंगामा कर रहा था कि हम लोकतंत्र की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारत तो खुद लोकतंत्र से पराधीन था। तो इस मैटर पर ब्रिटेन का वो साथ नहीं दे सकता था भारत। तो यही कारण था कि भारत ने इंग्लैंड को साथ नहीं दिया। क्लियर बात यही था। दूसरी बात यह है कि जो प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी, जब यह भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया तो बिना पूछे किया था भारत से, इसलिए भारत प्रांतीय विधानमंडल में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने त्याग पत्र दे दिया। बाद में जो मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने, वो सब मैं आपसे चर्चा कर ही चुका हूं। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का क्या अप्रोच था वो मैंने क्लियर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध जो है सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला था और 1940 से लेके 1945 तक ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे। तो यह हो गया आपका सेकेंड वर्ल्ड वार में। इस समय कुछ जो छोटा मोटा कुछ घटना हुआ है, जो इसके पहले भी कुछ हुए हैं, कुछ इसके बाद में इसके समानांतर हुए हैं इस तिथि के आसपास, डेट के आसपास, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसे फिक्की समझते हैं? फिक्की है 1927 में गठित हुआ था। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर इंडस्ट्रीज का गठन हुआ था 1927 में। और इसको जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला और ठाकुर प्रसाद। फिक्की का गठन 1927 में हुआ था। फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर्स का गठन जो है 1927 में 1927 में हुआ था। घनश्याम दास बिरला और ठाकुर प्रसाद ने किया था। उसके बाद है आंध्र प्रांत रैयत संघ का गठन, यह एनजी रंगा ने किया था। आंध्र प्रांत रैयत संघ का गठन एनजी रंगा ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1939 में गठन हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया। ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ। 1946 में 1946 में तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, यह भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। और 1946 से 47 से 51 तक मानिए तेलंगाना आंदोलन हुआ था। तेलंगाना आंदोलन आज के तेलंगाना में हुआ है भारत। और इसमें जो नेतृत्व किए थे किसानों का स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया था। स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया था। तो ये सब थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ चीज है जो मैं आपसे चाह रहा था कि डिस्कस कर दूं। अब जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक वो भी है, जैसे कि 1939
1927 में ब्रिटिश सरकार ने या भारत सरकार ने 1927 में ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार ने बटलर समिति का गठन किया। बटलर समिति का गठन किया। ये बटलर समिति को भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। जो देसी रियासत थे ना, वह उन्हीं के लिए गठन किया गया था। उसमें यह था, भारतीय बटलर समिति का गठन का उद्देश्य या भारतीय रियासत समिति का गठन का उद्देश्य यह था कि भारत सरकार का अर्थ यह ब्रिटिश सरकार ही है, भारत सरकार और भारतीय जो देसी रियासत है उनके बीच संबंध को सुधारना और वित्तीय और आर्थिक मुद्दों संबंध को कैसे ठीक किया जाए, उसी बात को लेकर जो है 1927 में भारतीय सरकार या ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासत समिति या बटलर समिति का गठन किया। भारतीय देसी रियासत ने अपना पक्ष रखने के लिए एक उस समय के जो अच्छे वकील थे उनका नाम था सर लेस्ली स्कॉट को रखा। सर लेस्ली स्कॉट जो थे, सर लेस्ली स्कॉट को रखा। देसी रियासतों ने, देसी राजाओं ने भारतीय रियासत बटलर समिति से बात करने के लिए उस समय के अच्छे वकील सर लेस्ली स्कॉट थे, उनको रखा था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है ना। कल मैंने एक चीज बताया था कि 1938 में हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था उसमें देसी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने का विचार किया गया था या शामिल कर लिया गया था। दिसंबर 1927 में एक अधिवेशन हुआ था, एक संस्था का स्थापना हुआ था, अखिल भारतीय ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। संस्थापक थे बलवंत राय मेहता, जी आर अभ्यंकर और मनीलाल कोठारी। दिसंबर 1927 में, दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। संस्थापक थे बलवंत राय मेहता, जी आर अभ्यंकर और मनीलाल कोठारी। इसका 1939 में लुधियाना में अधिवेशन हुआ था, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का, लुधियाना में, और अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ये चर्चा शायद लास्ट क्लास में मैंने किया था, फिर भी मैं आपको बता दिया। सबसे ज्यादा जो देसी रियासत किसी वर्ष भारतीय संघ में शामिल हुए उस वर्ष का नाम है 1947 में। सबसे ज्यादा 1947 में देसी रियासत भारतीय संघ में शामिल हुई। जब भारत को स्वतंत्रता दे दिया गया तो सबसे ज्यादा देसी रियासत 1947 में ही शामिल हुए। 15 अगस्त 1947 तक सिर्फ भारत की 3 रियासत ने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उसमें से थे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, और जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था, और एक और था आपका हैदराबाद। ये 3 राज्यों ने इसको मना कर दिया था। तो ये खैर हम अलग में देखेंगे, देसी रियासतों का जब भारत में विलय हो रहा होगा तो वहां देखेंगे। लेकिन ये सब थोड़ा सा छोटा छोटा पॉइंट था, तो मैं सोच रहा था कि आपको डिस्कस कर दूं। परीक्षाओं में ये सब पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा किस वर्ष देसी रियासत भारतीय संघ में शामिल हुए, तो 1947 था। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। अब जो है इसके बाद जो है जो भी घटना है, राजनीतिक घटना होता है, जैसे अगस्त प्रस्ताव है, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।